Greetings, my dear students. My name is Varun from Purnamurthy Global School, Department of Mathematics. Bachcho, today we are going to discuss chapter number 15. The name of the chapter is Probability of Class 10th from your NCERT Mathematics. ठीक है, ये तो था कि आज की क्लास में हम पढ़ने के वाले हैं. आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 15 करेंगे, प्रोबेबिलिटी. ये जो प्रोबेबिलिटी जो ऐसा टॉपिक है जो आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो और अब क्लास 10 में भी पढ़ने वाले हो आप लोग. ठीक है, पहले तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्लास 10 में प्रोबेबिलिटी में क्या बदल गया है और क्लास 9th में आप प्रोबेबिलिटी कैसे पढ़ते थे. ठीक है, पहले तो हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है एक्चुअल में ये है क्या. प्रोबेबिलिटी जो है ना बेटा, प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे समझते हैं, इट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ सम वेल डिफाइंड आउटकम्स. मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक एक वर्ड का यहाँ पर मतलब होगा और ये सारी बातें आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगी. बेटा प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने एक बिल्कुल छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, ज़्यादा मैं इसको मैसअप नहीं कर रहा हूँ. प्रोबेबिलिटी को मैंने क्या कहा, इट इज़ अ ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन से आप क्या समझते हो, कोई भी घटना होती है, कोई भी इवेंट होता है, उस इवेंट की क्या ऑब्जर्वेशन है. आप उस इवेंट को देख रहे हो, मतलब आपको जो इवेंट में हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको पता है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो. और कैसा, वेल डिफाइंड आउटकम्स. भाई उस इवेंट से जो जो निकल रहा है, जो जो आउटकम्स है, उन सभी की आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो. और ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है. क्या होती है, प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी की बेसिक सी डेफिनेशन ये है, इट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ सम वेल डिफाइंड आउटकम्स. अब ये जो ऑब्जर्वेशन किसकी है और किसके आउटकम्स की हम बात कर रहे हैं, अब मैं आपको ये समझाता हूँ. मैंने ले लिया लेट ई बी एन इवेंट. बेटा मैंने ये मान लिया कि ई क्या है, कोई इवेंट हो रहा है आपके सामने. ये इवेंट कैसा भी हो सकता है. ये इवेंट ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक कॉइन को टॉस किया, ये भी एक इवेंट हो सकता है. आपने एक ताश की गिड्डी में से एक ताश निकाला, ताश का पत्ता निकाला, ये भी एक इवेंट हो सकता है. आपने बैग में अलग अलग कलर्स की बॉल रखी हुई है, उनमें से एक बॉल निकाली, ये भी एक इवेंट हो सकता है. बातें क्लियर हैं. इवेंट डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन के ऊपर कि आपको किस तरह का इवेंट चाहिए. बात क्लियर है. ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, कॉइन के केस में हो सकता है, या मैं कहूँ बॉल्स के केस में, फेयर डाइस के केस में भी हो सकता है. ठीक है, तो मैंने ले लिया लेट ई बी द इवेंट. ई क्या है, एक इवेंट. तो मैंने ले लिया देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज. अगर ई की बेटा मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो मैं इसको शो ऐसे करूँगा, P मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी बेटा, E की. तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा. P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी किसकी, इवेंट E की. तो बेटा ये जो P प्रोबेबिलिटी है किसकी, इवेंट E की, ये जस्टिफाई होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. ये जो है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइड में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ये जो फॉर्मूला है ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है. ये जो फॉर्मूला मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है. क्या मैंने लिखा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. एक एग्जांपल से समझते हैं इस बातों को. मैंने ले लिया कि एक कॉइन को टॉस किया गया है, एक कॉइन इज टॉस्ड. तो उसका मतलब क्या होता है, सिक्के को उछाला गया है. मैंने ये बोला कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए, फाइंड प्रोबेबिलिटी. मैं P की बात कर रहा हूं यहाँ, प्रोबेबिलिटी टू हैव क्या लिखे हम, हेड. क्या लिखे, हेड. मैंने ये बोला कि एक कॉइन को टॉस किया गया. अब आप प्रोबेबिलिटी निकालिए किसकी, हैविंग हेड की, कि जो आपने सिक्का उछाला ना आपके हाथ में वो क्या आया है, हेड आया. आपको पता है जब एक
सिक्का होता है बेटा उसके दो ही फेस होते हैं, उन दो फेस को एक को मैं टेल बोलता हूँ, दूसरे को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। एक बार सिक्के को उछालने के बाद उसके दो ही फेस में से कोई एक फेस आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। अब उसने ये कहा कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि हेड आए। अगर सिक्का एक ही बार उछाला गया है, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर सिक्का एक ही बार उछाला गया तो एक ही ऑब्जर्वेशन हो सकती है, यस और नो, एक ही ऑब्जर्वेशन हो सकती है, या तो उस सिक्के से हेड आया होगा या उस सिक्के से क्या आया होगा बेटा, टेल आया होगा। बातें क्लियर। अगर मैं ई इवेंट मान लूं हेड आने के लिए तो पी ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब देखो आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, मैंने यहां लिखा बेटा फेवर। फेवर से मतलब क्या कि जो हमारा फेवर ले, जो हमारी तरफ हो। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या होता है कि अगर हेड आना है तो हम हेड चाहते हैं, वो हमारे फेवर की बात है। अगर सिक्के को मैंने एक बार उछाला तो हेड आने की, मैं मान लेता हूं कि भाई जो मैंने उछाला एक ही बार में जो रिजल्ट आया वो क्या है, हेड ही आया होगा, यस और नो। फेवरेबल का मतलब क्या है, जो हम चाहते हैं। फेवरेबल का मतलब क्या है, जो हम चाहते हैं। अगर सिक्का एक बार उछाला और हम क्या चाहते हैं, हेड चाहते हैं, तो मैंने मान लिया जो रिजल्ट आया वो क्या है, हेड ही आया, यस और नो। क्या आया, हेड ही आया। तो अगर हेड ही आया तो नंबर का मतलब क्या है, हमें काउंटिंग में लिखना है। क्या है, काउंटिंग में लिखना है, न्यूमरल नंबर्स में लिखना है, गिनती में लिखना है। तो फेवर मतलब सिक्के को एक बार उछाला, मैं मान लेता हूं जो एक बार उछाला वो एक बार में ही क्या आ गया, हेड आ गया। तो यहां पर फेवर में हमारे हेड कितनी बार आया, एक बार आया, क्योंकि सिक्का उछाला ही एक बार था। बातें समझ आ रही है। मैंने आपको ये कहा कि आप इस वर्ड से समझोगे फेवर। फेवर का मतलब क्या, जो हमारे बारे में बात कर रहा है, हमारे फायदे की बात कर रहा है, हमारे फेवर में कह रहा है। मुझे क्या चाहिए, हेड चाहिए। सिक्के को एक बार उछाला, मैंने माना कि जो रिजल्ट आ गया ना वो हेड ही आ गया। एक ही बार में जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, हेड ही आ गया। मतलब क्या, एक बार। काउंटिंग कितनी हो गई, एक बार। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आउटकम्स मतलब क्या है कि हो क्या कह सकता है। अगर सिक्के को एक बार उछाला तो ऑप्शंस में दो ही केस हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि कॉइन को उछालने के बाद प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की, कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2 हो जाएगी। मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, प्रोबेबिलिटी। फैमिलियर हो आप इस टॉपिक से, क्योंकि क्लास 9th में हम ये टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी बताऊंगा क्लास 9th और 10th में क्या डिफरेंस था। तो प्रोबेबिलिटी की सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी, इट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, कि जो आउटकम्स होंगी वो क्या होंगी, वेल डिफाइंड होगी, जैसे हम चाहते हैं। ठीक है। अब मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया कि अगर ई कोई इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस इवेंट की। ये फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन के लिए याद रखना है, दैट इज पी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कि फेवर में आपके कितने आउटकम्स और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितने आउटकम्स है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल कि अगर एक कॉइन को टॉस किया गया तो प्रोबेबिलिटी बताइए किसकी, हेड आने की। तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी होगी, ऊपर क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हेड एक ही बार आ सकता है, एक बार कर लिया क्योंकि सिक्के को एक बार उछाला, 1 लिख लिया, डिवाइड में दोनों आ सकते हैं, या तो हेड आएगा टेल आएगा, पॉसिबल, तो कितने हो गए, 2 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितनी हो गई बेटा, 1/2 हो गई। ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर लेना, ये फॉर्मूला एसेंशियल है हर क्वेश्चन के लिए। चलिए अब थोड़ा सा और बेसिक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा। ज़्यादातर जो बेसिक है ना वो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा, तो मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लास 9th में और क्लास 10th में आपने किस तरह की प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। अगर बेटा मैं क्लास 9th की बात करूँ तो आपने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है वो पढ़ी है प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी। कैसी पढ़ी है, प्रैक्टिकली, इवेंट जो है वो होते थे। और अगर मैं बेटा आपकी अब क्लास 10th की बात करूँ तो यहाँ आप पढ़ोगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। कैसी पढ़ रहे हो, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी।
क्लास 9th में आपने पढ़ी प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी, क्लास 10th में आप कैसे पढ़ोगे थियोरेटिकल। अब इन दोनों बातों का मतलब क्या होता है भाई? सर आपने ये लिखा कि प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी और आपने ये लिख दिया थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी है ना वो एक्सपेरिमेंटली होते थे। जैसे क्लास 9th में एक सिक्के को उछाला गया, कॉइन इज टॉस्ड एंड द टोस्ट 15 टाइम्स, आई सेड 15 टाइम्स, तो वो 15 बार सिक्का उछाला गया है, वो इवेंट हुआ था। एंड आगे क्वेश्चन ये कहता है कि जो टेल है वो 6 टाइम्स आ गया। तो 9th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी के टॉपिक थे उसमें जो इवेंट था वो एक्चुअल में हुआ था, ऑब्जर्वेशन आपके सामने होती थी। और क्लास 10th में क्या है बेटा? क्लास 10th में सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी कैसी है? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। कैसी प्रोबेबिलिटी है? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसको यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? ठीक है, तो आपने अभी तक क्या समझा है कि जो क्लास 9th में हम जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे कैसी थी? प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी है। और क्लास 10th में हम कैसी प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे? थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल का ही दूसरा नाम है बेटा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। कैसी प्रोबेबिलिटी? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये वो प्रोबेबिलिटी जिसमें इवेंट हो चुका है, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली, नाम से ही पता लग रहा है। और क्लास 10th में क्या है? सारी चीजें थ्योरेटिकल हैं, हम सोच सोच के वो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, यहां तक एक छोटा सा मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया चैप्टर का। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में ही क्वेश्चंस ऐसे हैं वहीं पर आपको बेस बताना मेरे हिसाब से सही रहेगा, क्योंकि शुरू में अगर बेस बता दूंगा तो क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 15.1। एक्सरसाइज 15.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। पहला ही क्वेश्चन ये क्या कहता है? ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल्स टू 1। यहां एक बात समझना बेटा, इसी क्वेश्चन से आपको पता चलेगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, सॉल्यूशन 1 का फर्स्ट पार्ट। इसने ये कहा प्रोबेबिलिटी बताइए कोई इवेंट होता है और नॉट ई। अब एक चीज समझ लेना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दैट इज पीई, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, वो नहीं होगा। दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। कोई भी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी, अगर मैंने ये बोला कि इवेंट ई है और प्रोबेबिलिटी कितनी है? पीई। इवेंट अगर ई है तो बेटा ई की प्रोबेबिलिटी मैंने क्या ली यहां पर? पीई ले लिया। क्या ले लिया? पीई। और इसी इवेंट की नॉट ई कितना हो गया? 1। अब मैं आपको ये चीज एक एग्जांपल के तरीके से समझाऊंगा, सुनिएगा। अभी हमने 1 मिनट पहले ये बात की थी कि अगर किसी सिक्के का उछाले, अगर किसी सिक्के को उछाले तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड आने की। अभी आपने कहा था सर अगर आप हेड आने की बात कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। कितनी हो जाएगी? 1/2। अभी हमारी बात हुई थी, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। अगर मैं कहता हूं कि नॉट हेड, हेड नहीं आएगा भाई, हेड नहीं आएगा, तो आप कहोगे सर अगर सिक्का उछला और हेड नहीं आया तो सर क्या आएगा? टेल आएगा। बोलो भाई, 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आए या क्या आए? टेल आए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/2, तो अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा। और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, नॉट हेड मतलब नॉट ई, वो भी कितनी होगी? 1/2। क्योंकि इसमें भी वही बातें हैं भाई, टेल एक ही बार आ सकता है और टोटल केसेस कितनी हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी पीई कितनी थी? 1/2, और नॉट ई भी कितनी हो जाएगी? 1/2। और बेटा दोनों का सम कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कोई भी इवेंट अगर होता है और कोई इवेंट अगर नहीं होता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज कितना होगा? 1 होगा। इसके बेस पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं क्लास में, पेपर में। कहा जाता है कि इफ पीई अगर आपको दे दिया सपोज 1/3 है, तो ये कहता है कि फाइंड पी नॉट ई, ये कहता है फाइंड पी नॉट ई। क्या करोगे? आप लिखोगे वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हो आप? कि पीई प्लस पी नॉट ई, दोनों का सम ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। अगर आपको ये 1/3 दिया है
तो ये वैल्यू कैसे आ जाएगी 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। तो कोई इवेंट होता है उसकी अगर आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, आपको निकालना अगर कोई इवेंट नहीं होता है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो बेटा आप सिंपली इसको 1 में से माइनस कर दोगे, दैट विल बी द आंसर। अब अगर इस फिल इन द ब्लैंक की बात करूं तो बेटा फर्स्ट का फिल इन द ब्लैंक में जो आंसर होगा वो आंसर कितना होगा 1 होगा मेरे बच्चे, कितना होगा 1 होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो PE प्लस P नोट E दोनों का जो सम होगा कितना होगा 1 होगा। इसका सेकंड पार्ट इस तरह से लिखते हैं, क्या कहता है, ये कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। अब सुनिएगा, अब ये चीज मैं आपको पहले बता देता तो समझ में नहीं आता। कोई भी इवेंट जो नहीं होता, प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी बेटा 0 होगी। क्या होगी मेरे बच्चे 0 होगी। जब वो इवेंट हुआ ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। दैट कैन नॉट हैपन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कह दूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं 0 आई कैसे। मैंने ये कहा कि भाई एक कॉइन उछाला जाए और मैंने ये कहा कि उस कॉइन में ना तो हेड आना चाहिए ना ही टेल आना चाहिए। ध्यान से सोचो मैं कहाँ ले जा रहा हूँ आपकी सोच को। मैंने आपको ये कहा कि मैंने एक कॉइन उछाला बेटा, उछालने के बाद जो रिजल्ट आया ना तो वो हेड आना चाहिए और ना ही वो क्या आना चाहिए टेल आना चाहिए। आप कंफ्यूज कि सर सिक्का तो आपने उछाला, अब जो सॉल्यूशन होंगे वो 2 ही होंगे, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा टेल आएगा। लेकिन आपने तो कंफ्यूज कर दिया, आप कह रहे हो कि ना तो हेड आए और ना ही टेल आए। बात समझ में आ रही है। अगर ऐसी सिचुएशन मैंने आपको दे दी कि ना तो हेड आए ना टेल आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सपोज वो इवेंट ई था तो सर ऐसी तो कोई रिजल्ट नहीं आया, ऐसा तो कोई रिजल्ट नहीं आया कि हेड भी ना हो टेल भी ना हो, और डिवाइड में टोटल पॉसिबल रिजल्ट कितने थे 2 थे। तो बेटे मेरी बात बताइए, 0 को किसी फाइनाइट नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो इस इवेंट को मैं ये कहूंगा कि हुआ ही नहीं, रिजल्ट आया ही नहीं। तो रिजल्ट नहीं आया तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पुत्र 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आगे पूछता है सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को आप क्या कहोगे। मैं कहूंगा इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहूंगा इम्पॉसिबल इवेंट। भाई जो इवेंट हो ही नहीं सकता, अगर सिक्के को उछालोगे तो ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं है कि ना हेड आए ना टेल आए, तो उस इवेंट को मैं क्या कहूंगा कि वो इवेंट कैसा हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। कैसा हो गया बेटा इम्पॉसिबल। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ऐसे इवेंट को कहेंगे इम्पॉसिबल। तो जो सेकंड ऑप्शन है उसके जो 2 फिल इन द ब्लैंक है कि इसने कहा था द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपेंड इज 0, जो नहीं हो सकता वो 0, और इस इवेंट को क्या कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहेंगे इम्पॉसिबल। आगे पूछता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन का मतलब क्या है कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए जो निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। अगर कोई ऐसा इवेंट है जो सर्टेनली होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 होगी। जो निश्चित रूप से होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 होगी। ये बात याद रखना। जो इवेंट निश्चित रूप से होगा, जो सर्टेनली हैपेंड होगा, उसको क्या कहेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या कहेंगे 1 होगी। और आगे कहता सच एन इवेंट, वो इवेंट क्या बोला जाएगा श्योर इवेंट। क्या बोला जाएगा मेरे बच्चे कि वो निश्चित रूप से होगा। दैट इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्या है एक सर्टेन। कैसा इवेंट हो गया ये एक सर्टेन इवेंट हो गया। कैसा हो गया एक सर्टेन। आगे क्या पूछता है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अभी हमने बात की थी इसके बारे में कि जितने भी इवेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगी उन सभी का जो सम होगा वो कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। एक बात ध्यान रखना, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात, प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये बात याद रखना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी।
कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी। अगर कोई प्रोबेबिलिटी है, अगर पी ई कोई प्रोबेबिलिटी, तो मैं ये कहूँगा या तो वो 0 से बड़ी या इक्वल हो सकती है, ध्यान से सुनो, या तो वो 0 से बड़ी या इक्वल हो सकती है, या ये 1 से छोटी या इक्वल हो सकती है। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी और 1 से लेस देन इक्वल टू होगी, और कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे ये कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये आगे देखो, ये 5th में ये बात बोली थी उसने। ये आगे कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5th पार्ट में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1, और लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1। ये आपके फिल इन द ब्लैंक हो गए। क्लियर है बातें, ठीक है। फर्स्ट में दोनों का सम 1 आएगा, सेकंड में दोनों में 0 इम्पॉसिबल, थर्ड में 1 और श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, फोर्थ में 1 और फिफ्थ में 0 या 1। क्लियर, आसान क्वेश्चंस थे, मुश्किल नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 1 आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बेटा एक बार में कोई बात अगर क्लियर ना हो तो आपके पास तो गैजेट है, आपके पास सोर्सेज है, आप उस बात को बार बार देख सकते हो कि सर इसमें सर ने क्या बोला था। कोई बात अगर सुनने में स्किप हो गई है तो आप उस चीज़ को दोबारा देख सकते हो, यूट्यूब में बहुत से फीचर्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं शुरू कर रहा हूँ इनको। सॉल्यूशन 2 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर बेटा कुछ एक्सप्लेनेशन बोला है और सब में एक बात कही है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या बोला है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या है ये भला, क्या है मतलब, आप क्या समझते हो इक्वली लाइकली आउटकम से, आप क्या समझते हो? आप ये लिखोगे इक्वली लाइकली आउटकम्स, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as it is defined as outcomes that do not depend, ये बात याद रखना, do not depend on the other expected, या अदर एक्सपेक्टेड हम बोले या पॉसिबल लिख सकते हो आप, अदर पॉसिबल आउटकम्स, अदर पॉसिबल आउटकम। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, सिंपल सी मैंने ये डेफिनेशन बनाई है, बुकिश लैंग्वेज नहीं समझाऊंगा आपको, बुकिश लैंग्वेज जहां तक हो सकेगा कम ही मैं आपको कराऊंगा। जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी की भी बुकिश लैंग्वेज नहीं बताई है, ऐसे ही इक्वली लाइकली आउटकम्स से आप क्या समझते हो? मैंने इक्वली का मतलब है बराबर रूप से, लाइकली मतलब सबको वो बराबर अधिकार है, कोई किसी से नहीं दबता आज के टाइम में, ठीक है। इससे आप यह समझे इक्वली लाइकली आउटकम से मतलब क्या है कि सब बराबर है, हमारे देश में सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, किसी का काम किसी के बिना नहीं चलता और कोई भी किसी दूसरे का काम खराब नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने बोला इट इज डिफाइंड एज द आउटकम, ये वो आउटकम है दैट डू नॉट डिपेंड, ये क्या है, डिपेंड नहीं है किस पे, ऑन द अदर, दूसरी किस पे, पॉसिबल आउटकम्स पे। जैसे मैंने आपको ये बोला, एक मैंने डाइस को उछाला, डाइस से क्या समझते हो, लूडो वाला डाइस जिसमें 6 फेस होते हैं, डॉट्स लगे होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे। मैंने ये बोला कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि मेरे पास क्या आए, नंबर 2 आए। तो बेटा आ सकता है, क्या नंबर 2 आने के लिए बाकी के पॉइंट्स पे हमें 1 पे 6 पे 5 पे क्या हमें कुछ जोर देना पड़ेगा? उनकी क्या जरूरत पड़ी? भाई मैंने डाइस उछाला, हो सकता है 2 आ जाए, किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ी। यस और नो? किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैंने एक कॉइन को उछाला, कॉइन को उछालने के बाद मैंने कहा मेरे को हेड आना चाहिए, क्या टेल का कोई मतलब है यहाँ पर? टेल आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, लेकिन हेड आने के लिए मुझे टेल की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है? ऐसी ही प्रोबेबिलिटी जिसको निकालने के लिए हमें उसके दूसरे पहलुओं पर विचार करने की जरूरत ना हो। वी डू नॉट वांट टू थिंक अबाउट द
अदर्स एक्सपेक्टेड और पॉसिबल आउटकम्स। अब एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाता हूँ सेकंड क्वेश्चन का। जैसे फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन ये कहता है अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर ने कार शुरू की, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। ये कहता है क्या ये इक्वली आउटकम्स है? ये कहता है कि ड्राइवर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, ड्राइवर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, क्या ये इक्वली आउटकम है? भाई एक बात बताइए, ड्राइवर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, या तो वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी। मेरी बात समझ में आई? दूसरा, इसका स्टार्ट होने के लिए ये कई पहलुओं पर डिपेंड करता है। क्या है? डिपेंड करता है। मैंने कहा इक्वली लाइकली आउटकम्स तो वो होंगे जो डिपेंड ना करे, लेकिन कार का स्टार्ट होना कई सारी बातों पे डिपेंड करता है। हो सकता है उसके कार में पेट्रोल ना हो सकता है कार में पेट्रोल ना हो सकता है ड्राइवर गलत चाबी लगा रहा हो। मेरी बात समझ में आया? हो सकता है कार में कोई और प्रॉब्लम हो, कार का इंजन गर्म हो, कार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मुझे एक बात बताइए कि जो ड्राइवर जो है वो कार को स्टार्ट नहीं कर पा रहा हो, क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा? नहीं होगा। क्या लिखोगे? इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। मैं बोल के बता रहा हूं, इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ कार का स्टार्ट होना डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे उसमें। कार में भी कमी हो सकती है, ड्राइवर में भी कमी हो सकती है। बात समझ में आया? तो बेटा हम क्या करेंगे, इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट एज इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर वेदर द कार विल स्टार्ट और नॉट। ठीक है, और द फैक्टर्स आर बोथ द कंडीशन आर नॉट द सेम। तो क्या लिखोगे? इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। मैंने डेफिनेशन लिख दी, ऐसे ही मैं आपको बाकी के पार्ट समझा दूंगा। आगे कहता है प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, एक प्लेयर जो है वो बास्केटबॉल में बॉल डालना चाहता है। ये कहता है कि वो बॉल डाल पाया या उसने शॉट को मिस कर दिया। मुझे एक बात बताइए, प्लेयर ने बॉल डालने की कोशिश की, वो बॉल नहीं डाल पाया, बहुत से रीज़न है इसके, बहुत से रीज़न है। क्या पता हमारे पास प्लेयर ही ढंग का ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या पता हमारे पास जो प्लेयर है वही ढंग का ना हो, उसमें इतनी एबिलिटी ना हो कि वो बास्केटबॉल को ढंग से बास्केट में डाले। हो सकता है हमारी बॉल खराब हो सकता है ग्राउंड खराब हो सकता है कि जो बास्केट है उसकी सरकमफेरेंस बास्केट के हिसाब से कम हो। देयर आर मैनी रीजंस कि वो बास्केट में बास्केटबॉल नहीं डाल पाया। तो आप क्या कहोगे? इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। ये भी क्या नहीं है मेरे बच्चे? इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, क्योंकि बास्केट नहीं डाल पाना बहुत से रीजंस यहां पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अ ट्रायल इज मेड अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का ट्रायल बनाया गया। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ट्रू फॉल्स मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब में यस और नो आपको देना है। क्या आपको मतलब यस और नो, आपके पास दो ही ऑप्शन है, क्या दोनों ऑप्शंस को चूज करते हुए आपको किसी और तरह की जरूरत पड़ी? भाई क्या यस चुनते हुए आपको नो की जरूरत पड़ी? क्या नो चुनते हुए यस की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। ये क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम हो गया। क्या हो गया? इक्वली लाइकली आउटकम हो गया। ठीक है मेरे बच्चे, समझ पा रहे होगे? अ बेबी इज बोर्न, वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये भी क्या हो गया? एक इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गया। क्या हो गया? इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि वो बच्चा लड़का है या लड़की है, ये अदर मीन्स टेक्निकल बात अलग है, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी के केस में ये बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। बच्चा पैदा होगा, दो ही बातें होंगी, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, इसके अलावा कोई और कंडीशन या कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती इन योर बुकिश लैंग्वेज। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या हो गया बेटा? क्लियर हो गया। कई सारी बातें आप ऐसे ही वर्बली समझ जाओगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड बी अ फेयर वे टू डिसाइडिंग
विच टीम शुड गेट द बॉल एट बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल टीम। ये कहता है एक फुटबॉल गेम होने वाला है, हमने कॉइन को टॉस किया। कॉइन को टॉस करना एक फेयर मेथड है या नहीं है? मुझे एक बात बताइए, क्या टॉसिंग ऑफ कॉइन इज इक्वली लाइकली आउटकम्स? आप आंसर में ये लिखोगे यस। आप क्या लिखोगे अगर मैं सॉल्यूशन नंबर 3 की बात करूं? यस, टॉसिंग ऑफ कॉइन इज फेयर मेथड बिकॉज it is equally likely outcomes। जब हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो तो हमें क्या मिलेगी? इक्वली लाइकली आउटकम्स मिलेंगे। इक्वली लाइकली का मतलब क्या बेटा? जितनी भी पॉसिबिलिटी हो ना इवेंट होने की, उन सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी सेम आए। जैसे कॉइन को उछाला, हेड आने की भी वही प्रोबेबिलिटी होगी, टेल आने की भी वही प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरे शब्दों में आप इस बात को ये समझिए, इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब ये होता है कि जितने भी पॉसिबिलिटी हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम आए। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स की मैं दूसरी अगर डेफिनेशन लिखूं तो इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटी की आप क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज that it is defined as को यहां से हटा दो, that probability of each possible outcomes is same to one another or equal। मैंने आपको क्या कहा कि आप इक्वली लाइकली आउटकम्स की एक दूसरी डेफिनेशन ये पढ़ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पॉसिबल आउटकम्स इज सेम टू वन अनदर और इक्वल। जैसे आपने कोई सिक्का उछाला, यहाँ पर दो केस आते हैं, या तो हेड या टेल। एक इवेंट के लिए हेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2। आपने एक डाइस को घुमाया, 6 फेस हैं, हर फेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। 1/6 तो हर किसी फेस की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 1/6। तो हम इक्वली लाइकली आउटकम्स को ऐसे समझ सकते हैं कि ये इस केस में प्रोबेबिलिटी जो है हर पॉसिबल आउटकम्स की वो क्या होगी? सेम टू वन अनदर, एक दूसरे के बराबर होगी, या सबकी क्या होगी? इक्वल होगी। क्या होगी मेरे बच्चे? इक्वल होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये बात लिख सकते हैं कि यस, टॉसिंग ऑफ कॉइन इज अ फेयर मेथड बिकॉज इट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या लिखोगे? बिकॉज इट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपको याद होगा मैंने आपको ये बताया था, 4th वाला यहाँ करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको ये बताया था किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी और 1 के क्या होगी? लेस देन इक्वल टू। ये बात बताई थी या नहीं बताई थी? फॉर्मली तरीके से नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये जितना वर्बली आपको समझ में आएगा ना बेटा, आप उसके जवाब उसी हिसाब से दे सकते हो। ऐसे कोई रट्टा नहीं मारना है कि जो मैंने आपको ये लाइन लिखवाई है आप इसको एज इट इज़ अपनी बुक में चिपका दोगे। नो, नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी इज अ थिंकिंग चैप्टर, आप सोच पे डिपेंड करते हैं। अब इसने 4th क्वेश्चन में ये बोला कि आप ये बताइए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती। एक बार ये सारा रब कर देता हूं फिर आपको समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बेटा, ध्यान दोगे तो चीजें समझ में आएंगी, और अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपका ध्यान इधर उधर है तो मैं नहीं मानता कि आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, वो चीज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, 10 बार देखो, यू हैव एबिलिटी, यू हैव गैजेट्स, यू हैव एवरीथिंग। लेकिन अगर आप देख रहे हो वीडियो को उसके बाद भी ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, दैट विल बी नॉट वर्क। गेटिंग माई पॉइंट। अब हम सॉल्यूशन नंबर 4 पे आते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि अगर इफ
पी ई इज एन इवेंट, अगर कोई इवेंट होता है तो पी ई, सॉरी, इफ ई इज द इवेंट, पी ई नहीं, ये तो प्रोबेबिलिटी होगा, इफ ई इज एन इवेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो 1 के लेस देन इक्वल टू होगी और 0 के क्या होगी, बड़ी होगी। अब ये कहता है इनमें से कौन सा इवेंट नहीं है, 4 ऑप्शन इसने दे रखे हैं। वैसे तो देखते ही आंसर, लेकिन चारों को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। पहला दिया है इसने 2/3, दूसरा दिया इसने -1.5, तीसरा दिया है 15% और चौथा दिया है 0.7। इनको मैं सोल्व करके आपको समझाऊंगा ताकि आप गलती ना करो। 2/3 है, पॉजिटिव है तो पहली बात क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। क्या है ये, ग्रेटर देन 0 है। इक्वल भी नहीं लिखूंगा मैं, सिंपली क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन 0। ये जो 2/3 है ग्रेटर देन क्या है, 0 है। और बेटा अगर 3/3 होता तो ये 1 हो जाता, बोलो 3/3 है तो ये 1 हो जाता, लेकिन ये क्या है, 1 से छोटा है। क्या है ये, 1 से छोटा, क्योंकि ये क्या है 2/3। और चलिए मैं इसको डिवाइड ही कर देता हूँ, एक्चुअल वैल्यू में लिख देता हूँ। अगर 2 को 3 से डिवाइड करोगे 0, 3 6 18, ये ऐसे चलता रहेगा। ये तो नेगेटिव ही क्वांटिटी है, -1.5। इसको और सिंपल लिखेंगे तो बेटा माइनस में 15/10, माइनस में 3/2 और ये हो जाएगा माइनस में फिर अगेन 1.5, तो माइनस में 3/2 या 1.5, इसको ऐसे आप लिख सकते हो। 15% 15/100, 5 3 5 20 कितना हो जाएगा, 0.015, ठीक है, लगभग इतना हो जाएगा। 0.7 है तो बेटा इसको 7/10 लिख सकता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, पहली बात तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी 0 से बड़ी, ये भी 0 से बड़ी और ये भी 0 से बड़ी, लेकिन जो ये वैल्यू है ना, ये क्या है, 0 से छोटी है। बेटा क्या है, ये 0 से छोटी है। तो मैं ये कहूँगा कि इनमें से कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो आंसर क्या होगा आपका, -1/1.5 होगा, जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। शुरुआत में मैंने आपको बताया था किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैंट बी नेगेटिव, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती मेरे बच्चे, नेगेटिव नहीं हो सकती। या तो वो 0 होगी, 0 से बड़ी होगी, या 1 होगी, या 1 से छोटी होगी। ये एक्चुअल में 0 से 1 के बीच में ही रह जाती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए सॉल्यूशन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन में, ये कहता है इफ पीई, मैंने कहा था ना ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। पीई क्या है, 0.05 है। क्या है, 0.05 है। ये कहता है प्रोबेबिलिटी निकालिए किसकी, नॉट ई की, किसकी, नॉट ई की, ये हमें निकालना है। शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट लाइन, आपको ये पता है कोई भी अगर इवेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस में उसके नॉट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, दोनों का सम 1 होता है। बेटा ये वाली चीज दे रखी है 0.05, आपको ये निकालना है इक्वल्स टू 1। तो P जो नॉट ई होगा वो कितना होगा, 1 माइनस 0.05 हो जाएगा। 1 में से 0.05, कई बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सुनिएगा, 1 पॉइंट लगा के बेटा कितनी भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो माइनस करना वो निकालना 0.05, तो मुझे 2 ही 0 चाहिए थे, बाकी 0 को हटा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1.00 में से 0.05 माइनस करना है ऐसे, 10 5 यहाँ कैरी किया था 9 आया, 9 बचा, ये वहाँ कैरी हो गया तो कितना बच गया, 0.95। ठीक है, ये देखो कैरी करना आपको पता है ना, यहाँ से कैरी किया ये 1 आया, यहाँ से पीछे से कैरी किया 9, तो आंसर कितना आ गया, 0.95। दिस इज द आंसर। ठीक है, मुश्किल नहीं था, एक बार नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा
आगे बढ़ते हैं। तो अब तक आपके क्वेश्चंस कितने हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज हैं, ठीक है, लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज। आगे कहता है मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी। मालिनी ने क्या किया, एक कैंडी निकाली विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना बैग में देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। पहला जो होगा ये कहता है कि उसने बैग में से क्या निकाली, एक ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकाली। बेटा एक बात बताइए मुझे, क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मैंने क्वेश्चन में ये देखा कि बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी थी। कैसी कैंडी थी? लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी थी। जब बैग में लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी थी तो ऑरेंज कलर की कैंडी तो निकल ही नहीं सकती। मेरी बात समझ में आई? तो मैं क्या लिखूंगा, द बैग कंटेन्स, क्या लिखेंगे, द बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज। लेमन फ्लेवर कैंडीज, बैग में किस तरह की कैंडी है? सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है। तो आप क्या लिखोगे, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू टेक आउट ऑरेंज फ्लेवर, टू टेक आउट ऑरेंज फ्लेवर। कैसी कैंडी निकालना मुश्किल है? ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी फ्रॉम बैग। तो मुझे एक बात बताइए, जब बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है सारी की सारी, तो बैग में से इम्पॉसिबल है कैसी कैंडी का निकलना? ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी का निकलना, ये इम्पॉसिबल है। तो आप क्या लिखोगे, दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो बेटा ये इवेंट कैसा हो गया मेरे बच्चे? इम्पॉसिबल इवेंट होगा। तो क्या लिखोगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 0। तो कैसी प्रोबेबिलिटी होगी इस इवेंट की? 0 हो जाएगी, क्योंकि बैग में एक बात बताइए ना, जो इवेंट हो ही नहीं सकता, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो इवेंट कैसा होगा? इम्पॉसिबल इवेंट होगा। अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी। क्वेश्चन सिक्स्थ का सेकंड पार्ट, ये कहते हैं एक लेमन फ्लेवर कैंडी निकले। कैसी कैंडी निकले? एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकले। मुझे एक बात बताइए, आपके पास जो बैग है उस बैग में सारी की सारी जो कैंडीज है ये कैसे फ्लेवर्ड की हैं? लेमन फ्लेवर्ड की हैं। कैसे फ्लेवर्ड की है? लेमन की। अगर एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज का बैग भरा हुआ है, उसमें से एक कैंडी निकली, तो निकालने से पहले ही मैं ये श्योर था कि वो कैंडी कैसी होगी? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होगी। तो मैं ये बात लिखूंगा, एज द बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। जो बैग में कैंडीज थी सारी की सारी कैसी थी? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी थी। तो आप क्या लिखोगे, सो वी आर श्योर अबाउट दैट द कैंडी विच इज टेकन आउट, जो कैंडी हमने बाहर निकाली थी, विच इज टेकन आउट इज आ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। कैसी थी वो कैंडी? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी थी। मुझे एक बात बताइए, वही मैं बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बैग में जब सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी थी, मैंने एक कैंडी को निकाला, तो मैं इस बात से श्योर हूँ कि जो कैंडी निकली वो कैंडी कैसी थी? एक लेमन फ्लेवर कैंडी। तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज आ श्योर इवेंट। तो ये इवेंट कैसा है? एक श्योर इवेंट है। कैसा है? एक श्योर इवेंट है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा इस इवेंट की? 1 होगी। क्लियर? तो ये बातें आपको लिखनी है। पहले की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। टेक योर टाइम। हो गया नोट ये क्वेश्चन? 6th के आप सॉल्यूशंस में आप यही लाइनें लिखोगे और ये लाइनें आपके आंसर को जस्टिफाई करती हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं था, जो बातें थी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सेवन की तरफ बढ़ते। सेवंथ में क्या है, इट इज़ गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, एक 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है बेटा। इसमें ये कहता था प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। इन बातों को एक बार लिख लेते हैं। क्या दिया है आपको, इट इज़ गिवन दैट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, आप ये लिखोगे सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स इन द ग्रुप में कितने स्टूडेंट है बेटा, 3 स्टूडेंट्स। आगे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे कितना दे रखा है आपको, 0.992 दे रखा है। क्या दे रखा है, 0.992। ये आगे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, मतलब आपको नोट वाली बात दे रखी है, नोट वाली बात आपको दे रखी है और ये पूछता है कि प्रोबेबिलिटी बताइए, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 students having same birthday। आप इसको ले लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यहां मैंने ले लिया फाइंड को काट के, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी को क्या ले लिया बेटा, पीई ले लिया। क्या ले लिया मेरे बच्चे, पीई। और आपको जो गिवन है ये इस पीई का नोट दे रखा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई हो कितना दे रखा है, 0.992 दे रखा है, 0.992 दे रखा है। इवेंट क्या है, बर्थडे का इवेंट है। गिवन में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नोट हैविंग द सेम बर्थडे, ये गिवन में। नोट वाली कहानी को हम नोट करके लिखते हैं, P 0.992। आपको निकालना है P ऑफ E। आपको ये पता है अगर इस तरह की कहानी है कि PE भी है और नोट E भी है, तो बेटा दोनों का सम कितना होता है, दोनों का सम 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। नोट वाली बात आपको दे रखी है 0.992, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, PE इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.992। कई बच्चों को ये भी माइनस करने में प्रॉब्लम होगी, पीछे वाले में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ भी 3, 0.992 माइनस कर दीजिए, 8 आएगा। यहाँ कैरी किया था 9 9 जा 0, कैरी किया था 9 9 जा 0, कैरी किया था 0 0, तो क्या बचा, 0.008 इज द आंसर। क्लियर, आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं स्पीड से करा रहा हूं। सॉल्यूशन नंबर 7 में टोटल स्टूडेंट्स लिखे, प्रोबेबिलिटी ये गिवन में बात थी कि नॉट हैविंग सेम बर्थडे, कि उनका सेम बर्थडे ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.992 थी। आगे कहता है कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी उनका सेम बर्थडे, तो वो मैंने क्या ले लिया बेटा, PE ले लिया, फाइंड हटा के मैंने लेटर डाल दिया। गिवन में P नोट E 0.992, PE आपको निकालना है, दोनों का सम 1 होता है, मैंने आपको शुरू में ये बात समझाई थी। तो PE प्लस 0.992 इज इक्वल्स टू 1, तो PE कितना आ जाएगा, 0.008 हो जाएगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड वी मूव फर्दर। चलिए, बहुत अच्छे, एक एक क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कोई क्वेश्चन बीच में स्किप कर रहा हूं। सॉल्यूशन नंबर 8 की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8 में क्या बोला है, अ बैग कंटेन 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। आप ये लिखोगे, अ बैग कंटेन कितनी, 3 रेड बॉल्स,
3 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स। 3 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल। आगे कहता है कि अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। उस बैग में से एक बॉल निकाली जाती है। कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए जो ड्रॉन बॉल है वो क्या है, रेड है। यहां लिखेंगे अ बॉल इज ड्रॉन, अ बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाली जाती है। पहले में प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल, जो बॉल निकाली गई है वो क्या हो, इज रेड हो, क्या हो वो, रेड। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बेटा बैग में 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, एक बॉल निकाली गई, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बॉल निकाली गई वो क्या है बेटा, रेड है। शुरुआत कैसे करोगे, आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ बॉल इन बैग, दैट इज 3 तो रेड है, 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल, तो टोटल बॉल कितनी हो गई, 8 बॉल्स। कितनी हो गई बेटा, 8 बॉल्स हो गई। और नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग, बैग में रेड बॉल कितनी है, 3 रेड बॉल है। तो बेटा मैंने आपको ये बताया था प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, रेड बॉल्स की, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये मैंने कहा था, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, जिस भी क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। बेटा सुनिएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, बैग में 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, मुझे कितनी बॉल चाहिए, मुझे रेड बॉल चाहिए, रेड कितनी है, 3 है। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ हमारे फेवर में कितनी बॉल है, 3 बॉल है, कितनी है, 3। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, 3 रेड है और 5 क्या है, ब्लैक है, तो टोटल कितनी हो गई, 3/8 हो गई। कितनी हो गई, 3/8 हो गई। मेरी बात समझ में आई, दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू ट्रीट इट लाइक दिस, क्लियर। द सेकेंड वन इज प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल, जो बॉल निकाली गई है ना, ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल निकाली गई है वो कैसी होगी, ब्लैक होगी। क्या लिखोगे, अगेन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, 3 रेड है बेटा और 5 ब्लैक हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 8 बॉल्स हो गई। और नंबर ऑफ जो ब्लैक बॉल है कितनी है, 5 है। तो बेटा सेम फॉर्मूला, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स। मैं लिख के इसलिए समझा रहा हूं आप अच्छे से नोट कर पाओ। क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल, चाहे कितने भी पार्ट क्यों ना हो क्वेश्चन के, आप ये फॉर्मूला हर पार्ट में लिखोगे, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल ब्लैक चाहिए, फेवर में कितनी बॉल्स हैं, 5 हैं, टोटल कितनी है, 8 है। दिस इज द आंसर। तो ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी, क्लियर। दिस इज द क्वेश्चन, टेक एन स्क्रीनशॉट एंड देन वी मूव फर्दर। ये पार्ट 1 हो गया और ये पार्ट 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुश्किल नहीं था, आसान क्वेश्चन था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 भी है, इसको रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा ध्यान दोगे। और अब जो ये क्वेश्चन शुरू हो गए हैं इस एक्सरसाइज के, यहीं से सीबीएसई क्वेश्चन पुट करता है। ठीक है, सीबीएसई में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ बैग कंटेन 5 मार्बल रेड बॉल्स, 8 वाइट बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल। ये बात लिख लेते हैं, अ बैग कंटेन, उस बैग में क्या है बेटा, 5 तो रेड मार्बल है,
5 रेड मार्बल्स हैं, कोमा, और क्या है 8 वाइट मार्बल्स हैं, 8 क्या है वाइट मार्बल्स, और क्या है उसमें 4 ग्रीन मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। ठीक है, एक बैग में 5 रेड मार्बल्स है, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स। आगे कहता है 1 मार्बल इज टेकन आउट। दिस इज द सेम क्वेश्चन एज वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सेम कंसेप्ट। एक मार्बल निकाला जाता है, प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो मार्बल है वो क्या होगा, रेड होगा, वाइट होगा। पहले हम ये 2 केस करते हैं। फर्स्ट वाला दैट क्या लिखोगे, द ड्रोन मार्बल, ड्रोन जो मार्बल है इज रेड, क्या हो वो रेड हो, क्या हो वो रेड है। क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ, क्या बताया था, जो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले उसका नंबर लिखोगे, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, रेड कितनी है 5 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना है, आपके पास 5 रेड हैं, 8 वाइट हैं और 4 ग्रीन है। टोटल कितना हो गया, 5 और 8 13 और 4 17 मार्बल्स। कितनी मार्बल्स होगी टोटल 17। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स क्या होगा, फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो बेटा आपके पास जो रेड मार्बल्स थी वो कितनी थी 5 थी और टोटल कितनी थी 17 थी। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इतने आसान होने के बावजूद भी बच्चे इन क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 रेड 8 वाइट 4 ग्रीन, टोटल 17 मार्बल्स। रेड मार्बल थी 5, तो टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स है 5 है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 17 है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी कितनी होगी रेड मार्बल्स की, 5/17 हो गई। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, क्या पूछता है, वाइट मार्बल्स, सेम यही प्रोसीजर होगा। चलिए इसी में हम चेंजेस कर देते हैं। अगर मैं फर्स्ट की जगह, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप सेकंड में जहाँ जहाँ चेंजेस है मैं वहाँ कर रहा हूँ। इसने कहा वाइट होने चाहिए, तो ड्रोन मार्बल इज क्या हो, वाइट हो। क्या हो मेरे बच्चे, वाइट हो। तो रेड की जगह क्या लिख दोगे, वाइट लिख दोगे। और वाइट मार्बल्स कितने हैं 8 हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स। तो वाइट मार्बल्स कितने हो जाएंगे 8/17। दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट, रेड वाले के लिए रेड जितनी है डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ, वाइट वाले के लिए वाइट जितनी है डिवाइड में टोटल नंबर। आगे कहता है नोट ग्रीन। देखो बेटा यहाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है। नोट ग्रीन करने के लिए पहले हमें ग्रीन निकालनी पड़ेगी कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तभी तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी प्लस नोट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। यस और नो। इसके लिए ये सबसे इजी तरीका है, तरीके और भी हैं लेकिन ये सबसे इजी तरीका है। तो मैं शुरुआत में ले लेता हूं लेट द, यहां पे हम लिखेंगे लेट द ड्रोन मार्बल इज ग्रीन। जहां जहां चेंजेस होंगे वहां चेंजेस कर देते हैं। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितनी है 4, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 17। तो प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल की बेटा यहां के बाद हम लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ग्रीन है 4 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 17। तो ग्रीन वाले की प्रोबेबिलिटी तो ये आ गई, तो इसको हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी हो गई 4/17। आपको क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन, ये नहीं पता, हमें ये पता है वी नो कोई भी इवेंट अगर होता है, अगर प्रोबेबिलिटी ग्रीन की है और प्रोबेबिलिटी उसके नोट वाले कंसेप्ट की है, नोट ग्रीन की है, दोनों का सम कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन अगर 4/17 है तो नोट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी जो आएगी बेटा वो क्या होगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, दैट इज 1 माइनस 4/17, 1 माइनस 4/17। एलसीएम लिया, 17 माइनस 4 कितना हो जाएगा, बोलो, 13/17 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या हो जाएगा, 13/17। ये थर्ड पार्ट है, थोड़ा सा अलग है। इसने ये कहा आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो क्या हो बेटा, नोट ग्रीन हो। क्या हो मेरे बच्चे, वो नोट ग्रीन हो। अगर नोट ग्रीन की ये जब बात कहता है ना, नोट ग्रीन की जब ये बात कहता है तो हम ये कहेंगे कि पहले हम निकालेंगे ग्रीन की प्रोबेबिलिटी। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 4/17। आपको पता है कोई इवेंट होगा नहीं होगा, दोनों का सम क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का 1 होगा। तो 4/17 प्लस पी नॉट ग्रीन इज इक्वल्स टू 1। तो पी नॉट ग्रीन कितना आ जाएगा, 13/17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 13/17। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, मुश्किल नहीं है, इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट खींच के। तो क्वेश्चन नंबर 9 मतलब एक पेज आपका कंप्लीट हो गया है। मूव टू द नेक्स्ट पेज। थोड़ा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ गए, अब थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना, क्वेश्चंस ट्रिकी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको रब कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, अपना दिमाग खोल के रखना। ऐसा नहीं कि वीडियो चला के बैठे हो आपका ध्यान कहीं और है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान यहीं रखो बेटा, आपके ही काम आएंगे क्वेश्चंस। सॉल्यूशन नंबर 10, 10th वाले में देखिए क्या है। अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन। आप लिखोगे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने हैं बेटा, 100 है। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, ₹1 कॉइन्स, 1 रुपए के कॉइन कितने हैं, 50 है। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, 2 रुपए के जो कॉइन हैं वो कितने हैं, 20 हैं। एंड नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 रुपए के कॉइन कितने हैं बेटा, 10 है। कितने हैं मेरे बच्चे, 10 है। ये बात इसने बोल रखी है। एक पिगी बैंक में 100 50 पैसे के कॉइन है, 50 ₹1 के कॉइन है, 20 ₹2 के कॉइन है, और बेटा 10 ₹5 के कॉइन है। टोटल कॉइन्स कितने हैं बैग में, 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए, 180 कॉइन्स हो गए। कितने कॉइन्स हो गए टोटल, 180 कॉइन्स हो गए। ठीक है बेटा, यहां तक की बात। आगे कहता है इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। ये कहता है कि जब हम उस पिगी बैंक को, जब छोटा मटका सा होता है उसको ऊपर ऐसे नीचे हिलाते हैं तो एक सिक्का बाहर निकलता है। और ये जो इवेंट है ये इक्वली लाइकली है, मतलब एक ही सिक्का बाहर निकलेगा, उसका किसी दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कहता प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो सिक्का निकला वो क्या होगा, एक 50 पैसे का कॉइन होगा। आप इसके बाद लिखोगे अ कॉइन इज टेकन आउट। एक कॉइन बाहर निकाला गया। पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज ऑफ 50 पैसा, कि हमने ये माना कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 50 पैसे की होगी। जो कॉइन होगा वो कैसा होगा, 50 पैसे वाला कॉइन होगा। तो आप ले लो इस इवेंट को, ई मान लो, कुछ भी मान लो। तो हमने क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी किसकी, 50 पैसे की। क्या होगा, टोटल, या फिर आप लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब मुझे एक बात बताइए, 50 पैसे के कॉइन कितने हैं मेरे बच्चे, 100 है। कितने हैं मेरे बच्चे, 100 है। तो फेवर में कितने कॉइन आ गए, 100, और टोटल में कितने हैं, 180। तो मेरे बच्चे ये कितना हो जाएगा, 100/180, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 5 जा
और 2 9 तो 50 पैसे के कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी हो गई मेरे बच्चे वो कितनी हो गई 5/9। इसमें अलग कुछ नहीं था, वही सारी बातें जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी अब कितनी हो गई है 5/9 हो गई। कितनी हो गई मेरे बच्चे 5/9 हो गई है। ठीक है, यहाँ तक की बात। आगे पूछता है विल नॉट बी ₹5 कॉइन, विल नॉट बी ₹5 कॉइन। सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या कॉइन विल नॉट बी ₹5, मतलब जो कॉइन निकला वो क्या होगा 5 रुपए का नहीं होगा। मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कॉइन 5 रुपए का नहीं होगा। पहले तो हम वो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि वो कॉइन 5 रुपए का हो। ठीक है, पहले तो हम वही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि वो कॉइन 5 रुपए का हो, उसके बाद ना होने वाली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो मैंने ले लिया लेट ई बी द इवेंट ऑफ टेकिंग आउट ₹5 कॉइन। तो मैंने अब ई ही नाम दे दिया कि जो 5 रुपए का सिक्का निकलता है ना, उस इवेंट का नाम क्या है, ई है। तो बेटा पीई कब निकलेगा, कब निकलेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट ऑफ ई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई, इवेंट भी लिख दिया यहाँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब जो ये प्रोबेबिलिटी निकलेगी ई की, ये कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई, भाई ई के जो फेवर में कितने आउटकम्स निकल सकते हैं, डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। मुझे एक बात बताइए, ई मतलब क्या, सिक्का ₹5 का, ₹5 के कॉइन कितने हैं 10 है, कितने मेरे बच्चे 10 है, और टोटल कॉइन कितने हैं 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/10। आपको फिर इसके बाद ये पता है वी नो, आप क्या जानते हो कि पी ई प्लस पी नॉट ई, कि वो 5 रुपए का सिक्का ना हो, दोनों का सम कितना होगा 1 होगा। पी ई 1/10 और पी नॉट ई, इन दोनों का सम होगा 1। तो बेटा यहाँ से पी जो नॉट ई आएगा वो आएगा 1 माइनस में 1/10, दैट इज 10 एलसीएम, 10 - 1 दैट इज 9/10। तो बेटा जो आपका आंसर था, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन विल नॉट बी ऑफ ₹5 इज, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 9/10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे 9/10। कहीं गलती की हमने, यहां गलती करी। टोटल जो कॉइन्स थे कितने थे 180, और यहां मैंने क्या लिख दिया बेटा 100 लिख दिया, तो यहां पर आएगा 180। कितना आएगा 180, तो ये हो जाएगा 1/18। कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हाथ में ही बात है, बात बिगड़ी नहीं है। 18 - 1 दैट इज 17/18, क्या आ जाएगा 17/18 इज द राइट आंसर। क्लियर, ये कहानी। क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन 100 है, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन 50 है, 2 रुपीज कॉइन 20, 5 रुपीज कॉइन 10। टोटल कॉइन कितने हो गए 100 + 50 + 20 + 10 इज इक्वल्स टू 180। इसने बोला एक कॉइन निकाला, ठीक है, उसने कहा प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो कॉइन निकला वो क्या होगा बेटा 50 पैसे का कॉइन होगा। कितना होगा 50 पैसे का कॉइन होगा। तो प्रोबेबिलिटी किसकी 50 पैसे की, या तो आप इवेंट को ई का नाम दे दो जैसे मैंने पार्ट 2 में किया, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी किसकी, जो कॉइन निकला वो 50 पैसे का होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल जो आउटकम्स होंगे वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवर में कितने हैं 100, 50 पैसे कितने हैं
100 और पॉसिबल कितने हैं 180, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18, ये आंसर आ गया 5/9। आगे कहता है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो सिक्का है वो 5 रुपए का ना हो। ई मैंने इवेंट का नाम दे दिया कि जो सिक्का बाहर निकला, इवेंट मैंने नाम दे दिया ई, तो पी ई कितना हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है बेटा। अब ई के लिए जो इवेंट है 5 रुपए का जो सिक्का निकलना है उसके जो कितने कॉइन्स है बेटा, ये 10 है, तो ये कितना हो गया 10/180, दैट इज 1/18। आपको ये पता है कोई इवेंट होता है नहीं होता है, दोनों के जो सम होगा प्रोबेबिलिटी का 1 होगा। हमने इसको सोल्व किया तो आपका जो नोट ई वाला कंसेप्ट है उसका आंसर कितना आ गया 17/8। चलिए टेक योर टाइम, कंप्लीट करो, आगे बढ़ते हैं।